नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्मेशन कर गया है अरब सागर में, कल ही फॉर्मेशन कर गया था, बट ऑफिशियली ये इवनिंग के आसपास आईएमडी ने डिक्लेयर किया कि हाँ साइक्लोन विपर्जय फॉर्मेशन कर गया है। तो अगर हम सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग के साथ दक्षिणी पूर्वी इलाकों के आसपास, इस जगह के आसपास है। ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का बादल की वजह से जो क्लाउड का कंडीशन हम देखेंगे तो काफ़ी विशालकाय, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स अरब सागर के ऊपर दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये फॉर्मेशन कर गया है अरेबियन सी में। और इसकी वजह से मॉनसूनल एक्टिविटी भी अरब सागर के कई समय देखा जा सकता है। और ये सिस्टम रोटेट भी कर रहा है, मतलब स्पिनिंग कर रहा है, घूम रहा है, तो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम काफ़ी तेज़ी से इंटेंसीफाई भी कर रहा है। वही बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम म्यांमार कोस्ट के आसपास में बन गया है। इस जगह के आसपास काफ़ी सारा बादल की एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के तटेलों के साथ साथ पूरे ईस्ट सेंट्रल बॉप और अंडमान सी पे काफ़ी सारा रेन एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मॉनसूनल एक्टिविटी अंडमान सागर पर भी काफ़ी सशक्त हो चुका है। और इस जगह के आसपास इसका रीज़न है कि लो प्रेशर फॉर्मेशन कर गया है म्यांमार कोस्ट के आसपास। बट ये जो लो प्रेशर फॉर्मेशन हुआ है उसका कोई भी इफेक्ट भारतीय इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले बोला गया था कि ये सिस्टम बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए काम आएगा, बट भारतीय के पूर्वी इलाकों में इसका कोई भी बारिश का संभावना इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। वही अरब सागर जो सिस्टम है उसकी वजह से भी कोई खास एक्टिविटी अभी के लिए तो लगता नहीं कि भारतीय इस समय कुछ होगा। बट ये जबकि एक साइक्लोन है, इसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो हमें मिलेगा पश्चिमी तट में, जिस वजह से उम्मीद है कि 9 से लेकर 15 के बीच में या 17 के बीच में आपको पश्चिमी तट में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकता है, खास करके 10 से 17 के बीच में महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इन सभी हिस्सों के तटीय इलाकों में। तो ये साइक्लोन जो है सैटेलाइट को देखकर जो लग रहा है कि सिस्टम और भी तेज़ी से इंटेंसिफाई होगा अगले 24 से 48 घंटे के अंदर। तो ये सिस्टम का विंड स्पीड कितना है और कहाँ से कितना दूरी पे है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये सैटेलाइट इमेज के हिसाब से अगर हम इस साइक्लोन का सेंटर का पता करेंगे तो यहाँ पे जो मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ यहीं पे साइक्लोन का सेंटर है। और ये सेंटर के आसपास जो विंड स्पीड है वो करीब करीब 135 किलोमीटर से 140 किलोमीटर के आसपास घूम रही है। और इसका जो गस्टिंग स्पीड है वो 155 से 165 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी पकड़ चुका है। और इसका जो प्रेशर फॉल है वो 978 MB के आसपास अभी के टाइम पे इसका जो सेंटर पे प्रेशर है। और ये साइक्लोन जिस डायरेक्शन पे आगे जा रहा है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे ये आगे बढ़ रहा है। और ये साइक्लोन कहाँ से कितनी दूरी पर है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी से करीब करीब 885 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट पे इसका पोजीशन है, इसका सेंटर से। और ये मुंबई से करीब करीब ये 972 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे इसका सेंटर है। और भेरावल से ये गुजरात के भेरावल से ये 1004 किलोमीटर साउथ में इसका पोजीशन है। और पाकिस्तान के कराची से ये 1335 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन है। और पाकिस्तान के ग्वाडर से ये करीब करीब 1454 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन है। और ओमान के मुस्कट से ये करीब करीब 1490 किलोमीटर के आसपास दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन है। और ये ओमान के क्वासट से करीब करीब 1250 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन है अभी के हिसाब से। और ये सिस्टम कंटिन्यूसली उत्तरी डायरेक्शन पे आगे जा रहा है, जो कि भारतीय तट से कंटिन्यूसली दूरी रखेगा। और ये पास आने का अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही मॉडल के हिसाब से। तो अगर हम अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे तो आईएमडी का मैप अगर हम देखें तो आईएमडी का मैप भी यही दिखा रहा है कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई करेगा, सी पे ही इसका ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि ये 11 तारीख तक सी पे ही रहेगा, तो अभी 11 तारीख तक ये सी पे ही रहेगा, 12 तारीख तक भी सी पे रहेगा। इसका कोई भी लैंडफॉल होने का संभावना अभी के टाइम पे किसी भी एरिया पे दिखाई नहीं दे रही है। ये कमज़ोर होने का संभावना पूरा का पूरा बना हुआ है सी पे। और ये ऐसे ही आगे जाएगा नॉर्थवर्ड में, नॉर्थ डायरेक्शन पे आगे जाएगा और 12 तारीख तक वो सी पे ही रहेगा और कमज़ोर होने की उसके बाद कोशिश करेगा। और अभी के टाइम पे जो नज़र आ रहा है वो इसके हिसाब से एक ही बात साफ है कि ये साइक्लोन अगले 48 घंटे में अपना ताकत को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, हाई पीक तक पहुंच सकता है। मेरे हिसाब से एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेकर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बीच वाला एक जो स्टाटस है वहाँ तक पहुँच सकता है। यानी कि ये सिस्टम हाईली
195 से 210 किलोमीटर के आसपास का विंड स्पीड हासिल कर सकता है, जो कि गस्टिंग में 140 से 160 किलोमीटर के आसपास इसका गस्टिंग स्पीड भी उस टाइम रह सकता है, जो कि अगले 48 घंटे में ऐसा कंडीशन ये बना सकता है। बट एक अच्छी बात यह है कि ऐसा इंटेंसिटी हासिल करने के बाद भी वो भारतीय तट से काफ़ी दूरी बनाए रखेगा, मतलब भारतीय तट से काफ़ी ज़्यादा दूर पे रहेगा। 800 से 900 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंट ये महाराष्ट्र कोस्ट और गुजरात कोस्ट से रखेगा, जो कि इसकी वजह से कोई खतरा नहीं होगा, ना ही कोई बारिश की एक्टिविटी खास होगी, ना ही कोई विंड स्पीड होगा। जो कि एक अच्छी बात है कि साइक्लोन भारतीय तट से काफ़ी दूरी बनाए रखेगा। भारतीय तट ही नहीं, सारे तट से ही काफ़ी दूरी बनाए रखेगा। ओमान से भी दूर रहेगा, पाकिस्तान, भारत हर एक हिस्से से ही दूर रहेगा। 20 समंदर पे ये सिस्टम अपना ताकत का प्रदर्शन करेगा। बट उसके बाद ये जैसे जैसे आगे जाएगा, 13 तारीख के आसपास तो 12 तारीख के आसपास इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे करके डाउन होना स्टार्ट करेगा, कि सी पे थोड़ा सा कंडीशन अनफेवरेबल उसको मिलेगा, जो कि विंड शेयर थोड़ा सा हाई हो सकता है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं जो कि अरब सागर से आएगी, जो कि इसको कमज़ोर भी कर सकता है। तो मैं आपको आगे मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर हम JTWC के ट्रैक को देखेंगे तो JTWC का ट्रैक भी बिल्कुल वैसा ही है कि ये सिस्टम सी पे ही डायरेक्शन करेगा, कहीं पे लैंडफॉल करने का कोई संभावना उनके हिसाब से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ECMWF मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो ECMWF मॉडल भी यही दिखा रहा है कि ये ओमान के आसपास जाके पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। GFS मॉडल भी वही दिखा रहा है कि ये ओमान के आसपास जाके पूरी तरह से कमज़ोर होगा, बट फिर से थोड़ा सा इंटेंसीफाई करके ये ईरान के आसपास जा सकता है। बट मुझे लगता नहीं कि ईरान में कहीं पे लैंडफॉल करेगा। ये सी पे पूरी तरह से डिसिपेट होने का संभावना इसका ज़्यादा है। और बस एक ही मॉडल है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये गुजरात के आसपास आ सकता है, वो है आइकॉन। तो आइकॉन मॉडल को अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आइकॉन मॉडल है यही दिखा रहा है कि ये गुजरात के आसपास लैंडफॉल करेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी तक पहुँच सकता है गुजरात के आसपास। बट ये आइकॉन मॉडल का एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए इसकी मॉडल के ऊपर बिलीव करना ठीक नहीं होगा। बट संभावना ज़्यादा है कि ये 20 समंदर पे ही रहेगा, और 20 समंदर पे ही ये कमज़ोर होने का संभावना इसका ज़्यादा है। इसका कहीं पे भी लैंडफॉल होने का संभावना अभी के टाइम पे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। बट आने वाले टाइम पे ये कितना इंटेंसिटी हासिल करता है या और कौन से डायरेक्शन पे आगे जाके कहाँ पे लैंडफॉल का संभावना इंक्रीज करता है, वो तो 48 घंटे के बाद ही क्लियर हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से इसका लैंडफॉल का कोई संभावना नहीं है। तो अभी का जो मैक्सिमम ट्रैक्स है वो यही दिखा रहे हैं कि भारतीय तट से काफ़ी दूरी बनाए रखेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये वीक हो जाएगा बहुत तेज़ी से, जो कि एक अच्छी बात है। बट मानसून इसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो सकता है पश्चिम भारत के तट में। अगर ये पश्चिम भारत के तट के आसपास आता है और वहाँ से ये जो कोस्ट के पास से मूव करके जाता है, तो उसकी वजह से मानसूनल हवा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह से बहुत भारी बारिश आपको देखने को मिलता है पश्चिम भारत के तट में। इसकी वजह से मानसून का अनसेट होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा था अगर ऐसा ट्रैक फॉलो करता तो। बट अभी का जो ट्रैक है वो पूरा का पूरा जो मिडिल सी से ही जा रहा है, जो कि भारतीय तट से काफ़ी दूरी रखेगा और ओमान के तट से भी काफ़ी दूरी रखेगा, और ये कहीं पे भी लैंडफॉल से पहले पूरी तरह से कमज़ोर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो बट अच्छी बात है कि कमज़ोर होगा, कहीं पे जान माल का नुकसान होगा नहीं अभी के हिसाब से। इसका लैंडफॉल का संभावना कहीं पर भी अभी के हिसाब से होने का चांस नहीं है। बट एक बुरी बात ये भी है कि सिस्टम का मानसून को कमज़ोर करने में जो हाथ रह सकता है, जो कि पश्चिमी भारत के तट में मानसून का अनसेट में देरी हो सकता है। इसके हिसाब से ज़्यादा देरी नहीं, 5 या 6 दिन का और देरी हो सकता है। केरला में हो सकता है कि 2-3 दिन के या अगले 2 दिन के बाद से मानसून का अनसेट में भी डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है वहाँ पे और ये कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज होती रहेगी अगले 48 घंटे तक। तो हो सकता है कि मानसून का अनसेट केरला में अगले 48 घंटे के अंदर हो सकता है। पहले लग रहा था कि 4 से 6 के बीच में आएगा, उसके बाद लगा कि 6 से 8 के बीच में आएगा। तो ये मानसून का अनसेट का देरी के पीछे एक ही कारण है कि सिस्टम जो है वो जहाँ पे बनेगा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया गया था कि केरला और लक्षद्वीप के आसपास फॉर्मेशन करेगा, बट वहाँ पे सिस्टम फॉर्मेशन नहीं हुआ। वो सिस्टम वहाँ से काफ़ी दूर फॉर्मेशन हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि सारा जो मॉइस्चर था वो अपनी तरफ ये खींच लिया सिस्टम। इस वजह से मानसून का आने में भी देरी हो रहा है। अगर ये सिस्टम थोड़ा क्लोज फॉर्मेशन करता लक्षद्वीप के आसपास या केरला के आसपास फॉर्मेशन करता, जहाँ पे पहले लग रहा था कि वहीं पे फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे फॉर्मेशन करता तो मानसून का अनसेट अब तक हो चुका होता केरला में। ये सिस्टम जबकि काफ़ी दूर फॉर्मेशन हो रहा है या हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने सारा मॉइस्चर को खींच लिया, जिस वजह से मानसून वीक हो गया और केरला में अब तक मानसून पहुँच नहीं पाया। बट उम्मीद है कि केरला में मानसून जल्द ही अनसेट कर देगा अगले 48 घंटे के अंदर। और ये साइक्लोन का लैंडफॉल का तो अभी कोई संभावना नहीं है, बट आने वाले 48 घंटे के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, ट्रैक में क्या चेंजेस होगा या नहीं। बट अभी के हिसाब से तो ज़्यादा संभावना यही है कि 90% से ज़्यादा संभावना यही है कि ये सी पे ही रहेगा और सी पे ही कमज़ोर होने की कोशिश करेगा।
तो इस साइक्लोन के बारे में पल पल की खबर लगातार मैं आपको देता रहूँगा, अपने वीडियोज़ के माध्यम से भी दूंगा, अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी दूंगा और ट्विटर पर भी दूंगा। तो अगर आपने अभी तक भी मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।